Okay, so what is there in rediscovery of homeopathy history sir is giving, है ना? So he is telling that history भी in history हमने history में देखा है कि बहुत सारे जो discoveries जो हुई है वो incidental मतलब एक घटना के थ्रू हो गई है. और no one doubts that necessity is the mother of invention and it compels men to search out ways and means to overcome its needs. तो किसी को भी इस चीज़ में कोई शंका नहीं होगी कि जो ज़रूरत है वही जननी होती है. किसी भी इन्वेंशन के लिए ज़रूरत होती है तो ही वो इन्वेंशन आता है, और यही एक इंसान को मजबूर करता है ऐसे रास्तों की खोज करने का या ऐसे तरीक़ों के को खोजने का जिससे उसकी जो नीड्स है उसकी वो पूर्ति कर पाए. द सेम इज़ द केस विद रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी. यही चीज़ सर बता रहे हैं कि रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी की डिस्कवरी के पीछे भी ऐसा ही कुछ कारण है. आई हैड सर्टेन डिफ़िकल्ट केसेस इन हैंड which were progressing very well, but time and again malaria used to creep in, for the treatment of which I consulted various eminent homeopaths as well as every type of the homeopathic literature but available on the subject without any success. तो सहगल सर बता रहे हैं कि कुछ जो उनके कुछ बहुत मुश्किल केस थे जो उनके हाथ में उस वक्त थे, जो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन बार बार उनमें एक मलेरिया वाली चीज़ जो सफरिंग आ जा रही थी, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अलग अलग होम्योपैथ जो उस समय के बहुत फेमस होम्योपैथ थे उनको भी कंसल्ट किया, और हर तरीके का जो उस समय होम्योपैथिक साहित्य अवेलेबल था उसको भी उन्होंने रेफ़र किया, लेकिन उनको कोई उसमें विशेष कामयाबी नहीं मिली. एज मलेरिया इज़ अ ड्रीडेड डिजीज़, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परsuade अ पर्सन टू वेट लॉन्गर फॉर द एक्शन ऑफ द मेडिसिन. सो सर बताते हैं आगे कि मलेरिया जो है बहुत ही मतलब कि ऐसे परेशान करने वाला तकलीफ दायक बीमारी है, और उसको किसी पर्सन अगर उससे ग्रसित है तो उसको उस पर राज़ी करना कि भाई तुमको वेट करना पड़ेगा लंबे समय तक मेडिसिन के एक्शन के लिए, तो ये थोड़ा मुश्किल है. So my mind did not accept that the homeopathic medicine, which is known for doing miracles, couldn't cover malaria. तो सर बताते कि उनका जो दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि जो ये होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि मिरेकल्स करने को उस समय सक्षम थी, वो एक मलेरिया को नहीं ठीक कर पा रहे. सो इट कंपेल्ड मी टू कंक्लूड दैट द क्योर्स एट्रीब्यूटेड टू द सिस्टम आर परहैप्स लकी हिट्स and not the and not the result of any skill or law in prescribing. तो आगे सर बता रहे कि अभी उनको ये मलेरिया वाले जो केसेस आ रहे हैं रिकरेंट आ रहे हैं उसमें कोई ज़्यादा विशेष सक्सेस नहीं मिले, तो ये उनको कंक्लूड करने पे मजबूर कर दिया उस वक्त कि जो ये सिस्टम होम्योपैथिक सिस्टम के थ्रू क्योर्स उस समय हो रहे थे शायद वो एक हिट्स मतलब कि बोलते हैं हिट एंड ट्रायल वैसे एक था जो लकी हिट्स थे, लग गए और वो क्योर हो गए, और कोई उसके पीछे कोई जो बोलते हैं स्किल या कोई लॉ उसके प्रेस्क्राइबिंग के पीछे कुछ नहीं था. द वर्ड विच इज़ एट द लिप्स ऑफ इवन अ कॉमन मैन that if and when homeopathic medicine works, it does wonder. सो सबके जो होठों पे सबके मुंह पे ज़बान पे ये बात रहती थी हर कॉमन इंसान के कि जब होम्योपैथिक काम करता है तो वो बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट भी दे देता है. दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट वर्क इन एवरी केस. इसका मतलब ये हो गया कि हर एक केस में ये काम नहीं करता है. एंड देयर इज़ अनदर फीलिंग दैट होम्योपैथी इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड. और दूसरी और क्या इसके साथ एक भावना जुड़ी हुई लग रही थी कि होम्योपैथी जो वो है हिट एंड ट्रायल मेथड है कि दे दो लग गई तो ठीक है. वॉट कुड बी द राइट मेथड? दिस क्वेश्चन कैप्चर्ड माई माइंड. सो क्या सही रास्ता हो सकता है, सही मेथड? ये सर के दिमाग में ये प्रश्न हमेशा ऑक्यूपाई किए रहता था. Incidentally, a friend came to know about my practice and he approached me to treat him
and some other members of his family who were suffering from malaria. So एक घटना के थ्रू ऐसे देखा गया कि उनके एक फ्रेंड हैं, वो इस सर के बारे में, उनकी प्रैक्टिस के बारे में जाने, और वो उनके पास आए उनकी खुद की ट्रीटमेंट के लिए और उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स के ट्रीटमेंट के लिए जो कि मलेरिया से सफ़र हो रहे थे. Taking the clue from Dr. Kent's teaching, I decided to keep these cases at my house and accordingly persuaded my friend that it will be necessary to keep a watch on the cases round the clock. तो अभी ये जो हिंट जो केंट सर की टीचिंग से सर को मिली हुई थी, उन्होंने क्या किया, ये केसेस जो इनके फ्रेंड के और उनके फैमिली मेम्बर्स के थे वो अपने घर तक ही उन्होंने सीमित रखे, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने फ्रेंड को राज़ी किया किस बात है के लिए कि ये जो केसेस हैं इन पे कंटिन्यूस वॉच मतलब 24 घंटे रखने की ज़रूरत रहेगी. His son, about 10 years of age, was given precedence over the others as the frequency of fever in his case was an alarming increase. तो वो जो फ्रेंड आया था, उनका जो बेटा था 10 साल का, उसको पहले प्रेफरेंस दी गई बाकियों के हिसाब से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीवर उस केस में बहुत ही अलार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा था. तो दिस केस वॉज टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम द नोन सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ मलेरिया फीवर. तो ये जो बच्चे का केस था, ये बाकी जो टिपिकल मलेरिया फीवर के सिम्टम्स आते हैं उससे थोड़ा अलग था. देयर वॉज नो शिवरिंग स्टेज, नो बोन ब्रेकिंग और perspiration etc. द यूजुअल कोर्स दैट मलेरिया फीवर टेक्स. तो इसमें क्या अलग देखा गया, और सर ने देखा कि इसमें कोई शिवरिंग का स्टेज नहीं था, जो जो हड्डी तोड़ने जैसा पेन एकदम रहता है, जो पसीना आता है, वो सब कुछ नहीं था जो कि नॉर्मल एक मलेरियल फीवर के साथ एसोसिएटेड रहता है, जबकि जो नॉर्मल मलेरिया का फीवर अपना होता है तब. द बॉय हैड ओनली वन सिम्टम, दैट ऑफ स्टूपर व्हेन द फीवर क्रॉस्ड 105 फ़ारेनहाइट. तो बॉय को वो लड़के को एक ही सिम्टम आ रहा था, क्या, स्टूपर स्टेज का, जहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी बिगड़ रही है. तो जब वो फीवर 105 डिग्री क्रॉस कर रहा था. द फीवर वुड गो एज हाई एज 107 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये जो फीवर है कहाँ तक, 107 डिग्री तक चला जा रहा था. In Kent's repertory, in the generalities section, there is a rubric, painlessness of complaints. सो केंट्स रिपर्टरी में जब देखेंगे जनरलिटी सेक्शन में, तो वहाँ पे एक रूब्रिक मिलेगा हमको, पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स, और हेलिबरस, स्ट्रैम, ओपियम आर एनलिस्टेड अंडर इट. तो उसमें मेडिसिन लिस्टेड है. नन ऑफ देम वर्कड, इसमें से कोई भी काम नहीं की. बीइंग अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ डॉक्टर केंट, स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू द मास्टर्स इंस्ट्रक्शंस, आई यूज्ड टू लुक फॉर एट लीस्ट वन रिलायबल मेंटल सिम्टम to be certain about the remedy before prescribing. तो सर जो डॉक्टर सैगल है वो डॉक्टर केंट के काफ़ी फॉलोअर थे, स्ट्रिक्ट उनको ही फॉलो करते थे, और वो उनके जो इंस्ट्रक्शंस थे डॉक्टर केंट के, उनको बहुत ही उसी को फॉलो करते थे. तो वो सर क्या करें, सर ने जो मेंटल सिम्टम ढूंढने के लिए वो किया हुआ था, तो वो बड़े ध्यान से उसको एटलीस्ट एक कोई मेंटल सिम्टम मिल जाना चाहिए वो मेडिसिन को, कि वो रेमेडी सर्टेन उस केस के लिए है बिफोर प्रेस्क्राइबिंग. उसको देने से पहले वो एक मेंटल सिम्टम उस मेडिसिन का ज़रूर मिलना चाहिए. तो ये उन्होंने ये चीज़ को ध्यान में रखा था. दिस हैबिट लेड मी टू सर्च आउट द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट. तो ये जो हैबिट सर ने डाली हुई थी कि भाई एक मेंटल सिम्टम्स तो पक्का मिलना चाहिए उस मेडिसिन का और उस रोगी में. तो उन्होंने क्या किया कि ये हैबिट की वजह से उन्होंने ये जो बच्चा था इसमें भी मेंटल सिम्टम सर्च करने की कोशिश की. इट वॉज़ क्वाइट अनयूजुअल टू फाइंड द बॉय ऑफ 10 टू रिमेन विद मी अवे फ्रॉम हिज होम एंड फैमिली विदाउट एनी कंप्लेन. तो ये बहुत ही थोड़ा सा अजीबोगरीब अलग सा था कि एक 10 साल का बच्चा जो वो सर के साथ रहने के लिए तैयार था, अपने घर से, अपने परिवार से दूर, बिना किसी कोई तकलीफ़ के. Whenever questioned as to how he felt, he would reply all right. तो जब भी उससे क्वेश्चन किया गया कि भाई कैसा लग रहा है आपको,
तो वो बोलता अच्छा लग रहा है, सब ठीक है, बट आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, डू यू थिंक अबाउट इट? सो ही वुड से नो। तो जब सर उससे पूछेंगे, पूछ रहे थे क्या कि तुमको जो है बुखार हो रखा है, तुम उससे सफ़र कर रहे हो, तुम उसके बारे में कुछ सोच रहे हो? तो वो बोलेगा, वो क्या बोलता है, नहीं, द फीवर यूज टू कम ऑन अल्टरनेट डेज, और वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ऐसे रिपीट हो रहा था फीवर. It was noticed that even on the day of recess of fever, he used to remain in bed. अभी क्या था कि ये देखा गया कि जिस दिन फीवर नहीं रहता था तो उस दिन भी वो बेड पे ही रहता था वो बच्चा. At the most, he would like to enjoy songs, but he would not take interest in anything else, demand anything, and create any problem for anyone around him or for himself. तो सर ने क्या देखा कि जिस दिन उसको बुखार नहीं है उस दिन वो क्या करेगा, वो अपने को थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करेगा, वो सॉन्ग सुनने की कोशिश कर रहा है, सॉन्ग एंजॉय कर रहा है, लेकिन बाकी किसी चीज़ में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, कोई डिमांड भी नहीं कर रहा था और किसी दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट कर रहा था, क्योंकि 10 साल के बच्चे हम देखते हैं किस तरीके का, तो ये बच्चा वैसा कुछ नहीं कर रहा था. 3 rubrics केम टू माई माइंड. सर के दिमाग में ये स्थिति को देख के 3 rubrics आ गए. पहला, बेड रिमेन एंड डिज़ायर टू. सेकेंड, indifference, complain does not. Third, well says he is when very sick. Hyos appeared as common to the 3 rubrics and this did wonder. और ये तीनों rubrics लेके हायोस आया जो कॉमन था इन तीनों rubrics में, और उन्होंने ये दिया तो उसने कमाल कर दिया इस मेडिसिन ने. The fever returned thrice thereafter, touching a maximum of 105 Fahrenheit in the first instance and 103 Fahrenheit in the second round, and finally it became normal. तो अभी हायोस देने के बाद सर ने कह रहा है कि फ़ीवर वापस आया 3 बार और पूरा मैक्सिमम कितना गया, 105 डिग्री गया पहली बार में, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आया तो 103 डिग्री आया, और फिर उसके बाद फाइनली जब वो नॉर्मल हो गया, तो धीरे धीरे फीवर कम होता दिख रहा है. For the last many years, the family was getting distressed as the recurrence of the fever was on the increase. So last जो काफ़ी सालों से ये जो परिवार था ये काफ़ी परेशान हो गया था, ये बार बार जो फीवर आ रहा था और ये इंक्रीज़ हुए जा रहा था. Earlier it used to be once a year, thereafter twice a year, and now it was 4 times, that is after every 3 months. पहले जो ये था देखा गया कि ये जो फीवर का जो आता था एपिसोड ये साल में एक बार आता था, उसके बाद वो साल में 2 बार आने लगा, और अब की स्थिति ऐसी हो गई कि वो साल में 4 बार आने लगा, और मतलब कि हर एक 3 महीने में उसको फीवर आने लगा. Impressed by the success in his son's case, the father also offered himself to be treated for his malarial fever. इससे ये जो क्योर हो गया बच्चे का, तो इससे काफ़ी प्रभावित हुए उसके फादर, तो उन्होंने भी अपने को ट्रीटमेंट के लिए सर को कहा कि मेरे को भी ट्रीटमेंट चाहिए. His symptoms were during the fever, now covers, now uncovers. ये जो फादर है इनका क्या सिम्टम्स था फीवर के समय कि वो अभी तो चाहेगा कवर और थोड़ी देर में चाहेगा कि कवर नहीं चाहिए, कवरिंग नहीं चाहिए. Earlier to this, these for me used to be typical symptoms of nux vomica during fever. तो पहले सर को ये जो ऐसा सिम्टम है वो टिपिकल सिम्टम नक्स वोमिका का फीवर के समय ऐसा उनको लगता था. Those days I used to generalize physical symptoms in this way, और वो इस तरीके से physical symptoms को एक general way में करके prescription करते थे. The actual rubric in the repertory is ineffectual desires for stool, but it used to work if interpreted in a generalized way. For example, ineffectual desire for menstruation, urination, vomiting, blowing the nose. तो सर क्या बता रहे कि एक्चुअल रुब्रिक जो रिपर्टरी में है वो क्या है, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल्स, और ये
जनरलाइज्ड वे में इसको इंटरप्रेट करके ये वर्क करता था। जैसे इसको ही हम कंसिडर कर लेंगे, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर मेंस्ट्रुएशन में भी लग गया, यूरिनेशन में, वॉमिटिंग, ब्लोइंग नोज में। सो आई गेव द फादर नक्स वोमिका 30 बट इट डिड नॉट वर्क। तो इसी फंडा पे काम करते हुए सर ने उसको, फादर को, नक्स वोमिका 30 दी, बट वो काम नहीं की। द फ्राइटनिंग सफरिंग ऑफ द फीवर रिमेन द सेम। और वो जो फीवर की जो तकलीफ़ थी वो वैसी की वैसी ही तकलीफ़ें थी। द पेशेंट गॉट डिस्करेज्ड एंड शोड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू माई ट्रीटमेंट एनी मोर। तो अब पेशेंट इससे बहुत हतोत्साहित हो गया और उसने ये बताया कि भाई ये ट्रीटमेंट मैं कंटिन्यू और ज़्यादा नहीं कर सकता। He said, "Sorry sir, it is impossible for me to cooperate with you." तो उसने बोला कि सर मुझे माफ़ करिए, ये एकदम नामुमकिन है कि मैं आपको सहयोग दे पाऊँ। And the same evening, he decided to leave for his hometown about 100 kilometers from Delhi. और उसी शाम को उसने, जो फादर है, उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर जाएगा जो 100 किलोमीटर दिल्ली से दूर था। इट वॉज़ वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर मी। और ये बहुत सर के लिए बहुत शर्म वाली स्थिति लग रही थी। हाउ टू कन्विंस द पेशेंट टू बी कोऑपरेटिव। पेशेंट को कैसे सहयोग करने के लिए कन्विंस किया जाए, कैसे राज़ी किया जाए। आई थॉट ऑफ एक्सटेंडिंग द कर्सी ऑफ सीइंग हिम ऑफ एट हिज होम एज अ प्रिटेक्स्ट टू अकम्पनी हिम। तो क्योंकि वो तो उनका दोस्त था, तो उन्होंने एक, जो बोलते हैं ना, एक दोस्ती के नाते उन्होंने कि भाई घर तक तुमको छोड़ दूंगा, उसका साथ देने के उस प्रिटेक्स्ट में सर ने उसको ये बोला। सिंस ही वॉज अ फ्रेंड ही हैड नो हेसिटेशन टू इम्पोज माई सेल्फ अपॉन हिम, दैट इज़ टू अकम्पनी हिम टू हिज प्लेस। तो क्योंकि वो फ्रेंड था सर का, तो उसको कोई इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि सर तो ज़बरदस्ती जैसे उसके साथ अभी चलने को तैयार हो रहे हैं, तो वो राज़ी हो गया उसके घर तक सर के साथ जाने को। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज द रिसेस डे ऑफ द फीवर। और अगली सुबह जो था वो रिसेस डे, उस दिन फीवर नहीं आने वाला था। आई टुक हिज सिम्टम्स एंड ही सेड, I have decided to take leave from my office and take rest for a few days and remain in bed because I am finding myself too weak and I will take allopathic treatment. तो अभी वो जो फ्रेंड है सर का, वो जो सफ़र करा, वो उसने बोला कि मैंने ये अभी निर्णय ले लिया कि मैं कुछ छुट्टी लूँगा अपने ऑफिस से और कुछ दिनों के लिए आराम करूँगा, अपने बेड में रहूँगा, क्योंकि मैं अपने को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लूँगा। 2 सिम्टम्स केम टू माई माइंड। और ये सुन के सर के दिमाग में 2 सिम्टम्स आए। नंबर 1, बैड रिमेनियन डिज़ायर, 2, सेकेंड, डिल्यूशन, पुअर ही इज़। Suriname was common to both, which was given to him in 200 potency. ये दोनों रूब्रिक्स में सोरेनम मेडिसिन आई और सर ने वो 200 पोटेंसी में इसको दे दी। आफ्टर मच परसुएशन ऑन द प्ली दैट लेड टू बी अ लास्ट चांस फॉर मी टू ट्रीट हिम। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसको परसुएड किया, उसको राज़ी किया, और ये सर का लास्ट चांस था उसको सही करने का, उसका इलाज करने का। It did wonder. The next day the fever came, but without much agony and surprisingly without affecting the appetite and bowels. So कमाल कर दिया इस दवाई ने। अगले दिन फीवर आया, लेकिन बहुत कम तकलीफ़ के साथ, और आश्चर्यजनक था कि वो कोई भूख और उनका जो बॉल मूवमेंट्स था, स्टूल वगैरह, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं उसने डाला। These used to be disturbed very badly under the impact of fever, जो कि अर्लियर ये जो भूख है और जो स्टूल है उसका, वो काफ़ी प्रभावित हो जा रहा था, जो उसका मोशन है ये फीवर के दौरान। द टेस्ट इन द माउथ एट्सेट्रा ऑल्सो रिमेन क्वाइट नॉर्मल। और जो मुंह में जो उसका टेस्ट था वो भी काफ़ी नॉर्मल, जो जैसे देखते हैं फीवर में बिगड़ जाता वो नॉर्मल रहा। Gradually, after another 2 milder attacks, the person was out of the grip of the fever. और धीरे धीरे थोड़े से कम वाले इंटेंसिटी के फीवर के अटैक आए, और ये जो बंदा था वो फीवर के चंगुल से बाहर आ गया, अभी वो ठीक हो गया, उसको फीवर नहीं आ रहा। ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग टू मी
other cases of his family and relatives who were also treated in the same manner with results beyond expectations. तो उसके बाद वो जो फ्रेंड था वो दूसरे केसेस जो उसके फैमिली के हैं रिश्तेदारों के वो उनको लाने लगा जो कि इसी तरीके से सर के द्वारा ट्रीट गए और रिजल्ट्स बहुत ही बियॉन्ड जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं कि वैसे रिजल्ट्स उसमें आए. This led me to believe and conclude that as if a master key had fallen into my hands, and since then I have felt no need to look back. तो ये जो घटनाएं कुछ हुई इससे सर ने ये विश्वास कर लिया और ये कंक्लूजन भी ले लिया कि अगर जो मास्टर की है जो सर के हाथ एक मास्टर की लग गई है और अब उनको पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. An effort towards refinement of revolutionized homeopathy started and you have now the 7 series in your hands. और सर बता दें कि आप ये रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी को और रिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें और जो थोड़ा सा और उसको एग्जाम्पल्स केसेस के थ्रू सर और ज़्यादा समझाने की कोशिश. तो ये उनका एफ़र्ट कंटिन्यूस लगा हुआ है और इसी तरीके से इस वजह से ये जो 7 सीरीज़ हमारे हाथ में है. It is still on its journey towards perfection, which is an endless process. और अभी सर बता रहे जब लिखने के टाइम की ये जर्नी परफेक्शन की तरफ बढ़े चले जा रहे. सर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं कि इसमें और कुछ और होना चाहिए. तो एक एंडलेस प्रोसेस है. Similarly, as in classical homeopathy, things started from a crude idea and it journeyed to its refinement, and as a result we have 6 volumes of Organon of Medicine. तो इसी तरह जो क्लासिकल होम्योपैथी जो था उसमें भी ऐसे ही शुरू हुआ था. पहले क्रूड आइडिया था फिर उसके बाद उसकी रिफाइनमेंट हुई डिफरेंट एडिशंस हैं. तो इसी वजह से ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 6 वॉल्यूम्स जो बने. Had Hahnemann remained alive, it is possible he would have written many more volumes. और अगर डॉक्टर हैनीमैन ज़िंदा रहे होते तो शायद इससे आगे और भी बहुत सारी वॉल्यूम्स निकल के आते. मतलब ये कंटिन्यूस एक रिफाइनमेंट की प्रोसेस है सर ये बताना चाहते हैं. सो सेकेंड टॉपिक क्या है व्हाट इज़ रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी. तो यहाँ पे कुछ एनीथिंग कुछ क्लियर करना है अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर. Okay, I'll proceed further. So what? Yes, ma'am. What is revolutionized homeopathy? What is the change? तो change क्या है इसमें revolutionized इसको बोल रहे हैं तो क्या change आया है इसमें बाकी जो पहले से चल रहा था. Simply a change of emphasis, a minor variation. तो एक चेंज जो है वो थोड़ा सा ही बोल रहे हैं कि माइनर है चेंज किया हुआ. क्लासिकल होम्योपैथ्स ऑल्सो एग्री दैट इफ़ वी कैन हैव डिपेंडेबल मेंटल सिम्टम्स वी कैन इग्नोर द फिज़िकल्स. तो जो क्लासिकल होम्योपैथ्स है वो भी इस बात को सहमति देंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मानसिक सिम्टम मिल जाता है जिस पे कि हम डिपेंड हो सकते हैं तो हम उस केस में फ़िज़िकल्स को इग्नोर कर सकते हैं. According to them, the mental symptoms are not to be found in every patient. तो उनके हिसाब से ही जो mental symptoms है वो हर एक पेशेंट में नहीं मिलता है. It is from here that revolutionized homeopathy differs with them in concept. तो यहाँ पे ही ये जो revolutionized homeopathy उनसे अलग हो जाता है कि क्लासिकल होम्योपैथी में ऐसा मानना था कि मेंटल सिम्टम्स हर एक केस में नहीं मिलता है. बट ये सर के जो मेथड है इसमें कि नहीं वो समझते कि हर में मिलेगा. सो इट ऑब्जर्व्स दैट नो इंडिविजुअल एट एनी गिवन टाइम इज़ विदाउट एनी मेंटल स्टेट. तो सर बता दें कि जब हम ध्यान से किसी चीज़ को स्थिति को किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम में कि वो किसी मानसिक स्थिति से अलग हो. कोई ना कोई मेंटल स्टेट तो उसका होगा ही होगा. If a person requires medicine, that if he is sick, it is not necessary that he must be angry or weeping or anxious. So अगर किसी सर आगे बता रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को दवाई की ज़रूरत है
और ये जैसे कि वो अगर बीमार है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्सा ही होना चाहिए, वो रोना ही चाहिए या बहुत वो चिंतित ही दिखना चाहिए. ही मे बी अ नॉर्मली बिहेविंग पर्सन कवर्ड बाय द रूब्रिक्स लाइक cheerfulness, ecstasy, exhilaration, etc. तो वो एक आम आदमी की तरह भी हो सकता है, जो बाकी जो रूब्रिक्स कैसे चीयरफुलनेस है, एक्सटेसी, एक्सरे, इसके अंदर उसका मेंटल स्थिति आ सकता है. Here I will quote the case of a religious head settled in London where he runs a big ashram. सो यहाँ पे इस सिचुएशन में सर एक केस का बताना चाह रहे हैं, जो कि एक रिलीजियस हेड था लंदन में, जो कि एक बड़ा सा आश्रम चला रहे थे. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक अस्थमा, और वो अस्थमा से एलर्जिक अस्थमा से ग्रसित थे. माई ब्रदर रोट टू मी दैट ही इज़ अ डिवोटी ऑफ द ashram and wants his priest to be treated by me because the priest finds a lot of difficulty in his meditation and in conducting havana, a ritual in Hindu religion performed around the fire through offerings consisting of butter, oil, grains, and perfumes to the various gods and goddesses. तो जो ब्रदर है उनका, वो उन्होंने लिखा सर को कि वो जो आश्रम के एक भक्त हैं, और वो जो चाहते हैं, मतलब कि ये जो ब्रदर है वो आश्रम में ही एक भक्त है, और वो चाहते हैं कि वो जो पंडित है वहाँ का वो सैगल सर के द्वारा ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये जो पंडित हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं. उनके जो मेडिटेशन हो रहा है या फिर हवन वगैरह करा रहे हैं, जो कि एक हिंदू रिचुअल है जिसमें कि आग जला के फिर उसमें घी, तेल, ग्रेन्स ये सब डाल के फिर गॉड और गॉडेसेस की पूजा की जाती है. I told my brother, let your Swamiji write to me a letter in his own hand in a simple way and contact me on phone after a few days for a few minutes. तो सर ने अपने भाई को बताया कि जो तुम्हारे स्वामी जी हैं उनको बोलो कि मुझे एक अपनी ही हैंड से एक लेटर लिखे, और बहुत साधारण तरीके से, और मुझे फ़ोन पे वो मेरे से बात करे कुछ दिनों बाद, और थोड़े ही समय के लिए बात करना है. स्वामी जी रोट हिज केस हिस्ट्री गिविंग ऑल सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक अस्थमा. तो स्वामी जी ने जो लेटर लिखा उसमें सारे एलर्जिक अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे लिख डाले. He wrote, although I am quite indifferent towards feelings of love or hate because I have renounced everything in this world, still I feel a little uneasy when I find obstruction in the performance of my religious duties. तो सर ने, जो पंडित जी हैं, उन्होंने लिखा कि मैं तो जो प्यार और घृणा वाली फीलिंग से ऊपर उससे इंडिफरेंट हूँ, वो मुझे नहीं कुछ इफ़ेक्ट करती हैं, और मैंने क्योंकि सब कुछ त्याग दिया है इस संसार का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा असहज हो जा रहा हूँ जब मेरे को ये जो मेरा रिलीजियस जो ड्यूटीज़ है उसमें कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन मुझे आ रहा है. तो ऑन फोन आई आस्क्ड हिम ओनली वन क्वेश्चन. तो सर ने फ़ोन पे उस स्वामी जी से एक ही क्वेश्चन पूछा. डू द ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज एन इफेक्ट ऑन योर मेंटल स्टेट एंड फोर्स यू टू अबेंडन मिड वे द फंक्शनिंग ऑफ योर नॉर्मल रूटीन वर्क, रिचुअल, प्रेयर्स, एट्सेट्रा. तो सर ने पूछा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन जो कॉज हो रहा है आपको, ये क्या आपके मानसिक स्थिति पे कुछ असर डाल रहा है, और आपको ये मजबूर कर रहा है कि जो भी आप रूटीन वर्क कर रहे हो, रिचुअल्स पे, उसको बीच में ही छोड़ देने का ऐसे मजबूर हो जाए. ही सेड, नो, आई एक्सेप्ट इट एज अ रियलिटी विच परहैप्स आई हैव टू एक्सेप्ट, I have to live with, and I don't allow anything to overpower me in the performance of the religious rites. So स्वामी जी बोले कि नहीं, मैं इसको एक एक्सेप्ट कर लिया है कि ये तो सच्चाई है कि जो मुझे इसके साथ ही जीना है, और मैं किसी भी चीज़ को मेरे ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ जो रिलीजियस कुछ भी करना है उस पर. ऑन द फॉलोइंग रूब्रिक्स सर ने लिए. पहला वन, recognizes everything but cannot move. Second, indifferent, lies with eyes closed. Cocculus indicus 30 was prescribed in 3 small doses to be taken after every 15 minutes.
तो सर ने ये 2 रूब्रिक्स पे कॉकलस इंडिकस 30 दिया स्वामी जी को और 3 स्मॉल डोजेज में दिया, जो कि हर एक 15 मिनट में लेना था. It is now about a decade that there is no further attack of asthma. और ऐसे 10 वर्ष के ऊपर हो गया और उनको कोई भी अटैक अस्थमा का नहीं आया. The priest was so grateful that he propagated his recovery amongst his followers spread all over the city of London. तो वो जो पंडित जी थे वो इतने प्रभावित थे, इतने आभारी हुए कि उन्होंने अपनी जो वो रिकवर हो गए इस बीमारी से, वो अपने जो भी भक्त थे, जो भी फॉलोअर्स थे, उनको पूरे लंदन सिटी में उन्होंने वो प्रचार किया. They put pressure on my brother to call me to UK. और फिर उन्होंने उनके भाई पे प्रेशर डाला कि सैगल सर UK आए. What I want to emphasize through this example is that it is a present mental state in whatever form and style it may be. तो सर यहाँ पे क्या जोर देना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि जो अभी का प्रेजेंट जो मेंटल स्थिति है उसकी, जो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके की हो, वही इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नीड टू बी गिवन अटेंशन टू, और उसको ही हमको ध्यान देना है. I shall go into the detail of the way I interpret rubrics in the pages to follow. तो सर ये डिटेल्स जो है कि सर कैसे इंटरप्रेट कर रहे रूब्रिक को, वो आगे के पेजेस में बताएंगे. देन बी, हाउ टू सेलेक्ट अ रेमेडी. रेमेडी कैसे सेलेक्ट करना है. Since the mind is a vast field, for the purpose of selecting a remedy, we must select from the present mental state persistent and predominant symptoms which I call signals. तो बोले कि मनुष्य मन तो वो को बहुत ही वास्ट है और उस रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए हमें तो प्रेजेंट उसकी अभी की मानसिक स्थिति को देखना है. तो वो जो परसिस्टेंट है, जो चली रही है और जो प्रमुख है, जो वहाँ पे उठ के दिख रही है, और सर इसको क्या कहते हैं, सिग्नल्स कहते हैं. Number C, what is the meaning of PPP? What persists is that which is trying to settle permanently. What predominates is that which is the uppermost and all powerful covers the whole snow. So जो रह जा रहा है, जो कि परमानेंटली वहाँ पे रुक रहा है, वहीं पे बैठ जा रहा है, और वो परमानेंटली जो है, और दूसरा जो प्रीडोमिनेट है, जो अपर जो सबसे ऊपर है, जो उसके वही प्रमुख दिख रहा है हमको, जो पावरफुल है, और वो बाकी शो, हाँ, कवर्स द होल शो, सॉरी, तो पूरा जो बाकी का जो चीज़ है उसके ऊपर वो उठ के वही चीज़ दिख रही है, तो वो प्रीडोमिनेट हो जाएगी. In other words, it does not allow other symptoms to raise their heads. तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये जो हमको पी जो दिख रहा है, प्रीडोमिनेंट जो भी चीज़ होगी प्रेजेंट स्टेट में, वो बाकी सिम्टम्स को आगे मतलब दिखने नहीं देगा, मतलब यही इतना उभर के दिख रहा होगा. In the case of Swamiji, at times there may have been many thoughts in his mind about his sickness, yet one final thought of identifying and accepting the reality was predominant. तो जैसे कि ये स्वामी जी के केस में दे सकते हैं कि बहुत सारे दिमाग में रहे होंगे थॉट्स उनके बीमारी को लेके, लेकिन जो सबसे फाइनल थॉट था वो था वो पहचानना और उसको एक्सेप्ट कर लेना कि जो रियलिटी है वो है. तो यही जो फीलिंग थी ये प्रीडोमिनेंट थी ये स्वामी जी के केस में. एंड लेट मी टेल यू हियर दैट दिस फिनोमेना हैज़ अ साइंटिफिक बैकग्राउंड. और सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो फिनोमेना, जो प्रोसेस देखा हमने, इसके पीछे एक साइंटिफिक बैकग्राउंड भी है. इट इज़ द पावरफुल दैट प्रिवेल्स. तो बोलते हैं कि जो पावरफुल होता है वही तो एग्जिस्ट करता है. नॉर्मल हम देखें, so in the criteria of so-called infections, in the criteria of so-called infections, if a person is already suffering from a powerful infection, no infection weaker than it, like seasonal fever, etc., can have any effect on him. So बोले कि जैसे इन्फेक्शंस का भी देख लें हम, तो
अगर पर्सन किसी पावरफुल कोई बड़ी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तो कोई भी इन्फेक्शन जो उससे कमज़ोर है, जैसे कि सीजनल फीवर वगैरह होता है, वो उस पर कोई असर नहीं डालता है. If he is suffering from a disease which is less powerful than the invading infection, the former will get subdued and the latter will predominate. तो सर बोले कि अगर कोई पर्सन है वो किसी बीमारी से ग्रसित है जो कि कम पावरफुल है, और किससे, जो अभी जो नया जो इन्फेक्शन उसको हो रहा है, तो इसमें क्या हो, जो फॉर्मर जो पहले उसको जो इन्फेक्शन था वो नीचे हो जाएगा, वो माइल्ड हो जाएगा, वो दब जाएगा, और जो बाद में जो पावरफुल इन्फेक्शन आया वो प्रोमिनेंट हो जाए, वो प्रमुख हो जाएगा, और उसको जो बाद में जो बीमारी आई वो उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा. When the system is cleared of the powerful infection, the lower will present itself and demand treatment. तो जब ये जो हमारा सिस्टम है इसको पावरफुल इन्फेक्शन जो बाद में आया, इससे अगर हम उसको मुक्त कर देंगे, तो जो लोअर वाला आप दिखेगा वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, और फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी. फिर नंबर डी, केस टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रिपल PPP. For selecting a remedy, treat a patient as a computer in a human frame that emits signals in the form of speech and actions, which when combined form expressions. तो सर बता रहे हैं कि कोई रेमेडी अगर हमको चुननी है और जो पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो उसको हमको कैसे उसको ट्रीट करना है, उसको एक कंप्यूटर की तरह समझना है कि ह्यूमन फ्रेम के में कंप्यूटर है, और जो कि सिग्नल्स दे रहा है. सिग्नल्स किस फॉर्म में दे रहा है, वो स्पीच के फॉर्म में बोल के कुछ क्रियाएं करके, और जब इनको कंबाइन जोड़ दिया जाए तो ये एक्सप्रेशंस बनते हैं. कन्वर्ट दीज एक्सप्रेशंस into the language of rubrics as listed in the repertory in the mind section. तो अब ये जो एक्सप्रेशन दो पेशेंट दे रहा है, इसको हमको बदलना है रूब्रिक्स की भाषा में, जैसा कि रिपर्टरी में माइंड सेक्शन में दिया हुआ है. In other words, it is decoding or deciphering the signals of mind in a mechanical way. तो दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि हम इसको डिकोड कर रहे हैं, जो ये जो सिग्नल है जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ रहा है माइंड में, और मैकेनिकल वे में करना है. इसमें बहुत ज़्यादा हमको कुछ लगाना नहीं देना है, मैकेनिकली इसको करना है. It is as if the data has been pre-fed by whatever order or disorder that is going on in the body, and the computer is throwing this data on the surface. तो ये ऐसा हो गया जैसे कि ऑलरेडी जो डेटा उसमें डाल दिया गया है, जो डेटा किस फॉर्म में, या तो ऑर्डर या तो कुछ डिसऑर्डर बिगड़ गया जो बॉडी में चल रहा है, और ये जो कंप्यूटर है अब ह्यूमन फ्रेम के रूप में, ये अब डेटा वापस सरफेस पे दे रहा है, जो उसको मिला है वो वापस से दे रहा है. Why I call it mechanical is to guard you against becoming emotional at the time of case taking. तो सर बोले कि ये मैकेनिकल प्रोसेस होना चाहिए. तो क्यों बोल रहे हैं, ताकि हम जो है अपना जो केस टेकिंग के समय इमोशनल हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए. It may be that the patient is abusing or misbehaving with you in the worst manner. तो ये हो सकता है कि जो रोगी है वो हमको गाली गलौज कर रहा है या हमारे साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है बुरे तरीके से. You have to remain detached. तो हमें उस समय डिटैच रहना, उससे कुछ प्रभावित नहीं होना है. Your relation is exactly like that between a meter and a meter reader. तो हमारा जो रिलेशन पेशेंट के समय उस समय कैसा होना चाहिए, एक मीटर की तरह, और जो मीटर रीडर आता है उसको रीड करने के लिए. द जॉब ऑफ द मीटर रीडर इज़ टू कंसंट्रेट एंड ट्राई हिज बेस्ट टू रीड द मीटर एक्यूरेटली. तो जो मीटर रीडर रीड करने आता है उसका काम क्या होता है कि वो सिर्फ उधर ही ध्यान दे कि जो मीटर पे जो आ रहा है रीडिंग उसको एक्यूरेटली कंसंट्रेशन से वो नोट डाउन कर पाए. As for example, let us take the case of the father. As for example, let us take the case of the father of the boy earlier mentioned who refused to cooperate.
तो एक उदाहरण के तौर पे हम वो केस देख लें जिसमें वो फादर था बॉय का जो कि सहयोग देने को मना कर दिया था. ऑर्डिनरली यू माइट हैव हर्ड होम्योपैथ्स complaining about their patients. How can I help him if he does not cooperate? तो साधारण तौर पे हमने हमारे होम्योपैथ्स रदर हम भी ऐसे कंप्लेन करते हुए दिखते हैं अपने पेशेंट्स के बारे में कि अरे उसकी मदद कैसे कर सकते हैं अगर वो सहयोग ही नहीं करेगा तो. And here lies the fault with the homeopath himself, because the act of non cooperation on the part of the patient is his present mental state, which requires to be taken into account for prescribing. तो यहाँ पे ही सर बता रहे हैं कि ये जो होम्योपैथ जो हमारी गलती हो जा रही है, क्योंकि वो जो क्रिया कर रहा है कि वो असहमति दिखा रहा है, असहयोग कर रहा है पेशेंट, तो वही उसका प्रेजेंट मानसिक स्थिति है और इसी को हमको ध्यान में रख के प्रिस्क्राइब करना है. टू बी ट्रू टू वंस जॉब, हम अपने काम के प्रति ट्रू होंगे जब हम ये करेंगे तो. सो पॉइंट नंबर ई, व्हेन नॉट टू प्रिस्क्राइब, कब प्रिस्क्राइब नहीं करना है. I am of the opinion that before the doctor examines a patient, he should check whether he himself is fit to do the job well. So सर ये राय देते हैं कि जब पेशेंट को एक डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है तो उसे पहले खुद को चेक करना चाहिए कि क्या वो फिट है ये जो काम करने जा रहा है इसको अच्छे से करने के लिए. As in judicial norms, it is well known that a judge should sit for judgment only when he is in normal mood. That is, only when his presence of mind is intact. तो जैसे हम जो लॉ और जज के उसमें भी देखते हैं कोर्ट में कि जो जज जो बैठा है जजमेंट के लिए ही सिर्फ बैठा है और वो अपने नॉर्मल जो मूड है उसमें होना चाहिए, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका इंटैक्ट रहना चाहिए, कोई दूसरा इमोशन उसमें नहीं घूम रहा होना चाहिए. उसी तरह से एक डॉक्टर भी जो है उसका जो मन है दिमाग है वो भी नॉर्मल फ्रेम में रहना चाहिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले. We have many rubrics like groping as if in the dark, capriciousness, confusion, calculating inability for etc. तो different rubrics जो सर ये बता रहे हैं कि हैं ऐसे. If the physician is himself under the influence of any of these mind rubrics, he should not expect himself to be in a position to select the right remedy. तो ये जो रूब्रिक्स बताया सर ने इसमें से अगर हम डॉक्टर्स ही किसी भी इन्फ्लुएंस में हो किसी भी माइंड रूब्रिक के ना तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम राइट मेडिसिन को सिलेक्ट कर पाएंगे. द राइट कोर्स फॉर हिम इन सच अ सिचुएशन विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ हिम. तो अभी सही दिशा क्या होगी उसके लिए ऐसी सिचुएशन में, वो पेशेंट किस तरीके का आ रहा है उसके सामने उस पर डिपेंड होगा. If you feel that the patient is cooperative, you can tell him the truth that your mind is not properly working at the moment, requesting him to come on the next day or at any other suitable time. तो अगर ऐसा लगे कि भाई पेशेंट ये थोड़ा कोऑपरेटिव है तो हम उसको बोल सकते हैं, जो सच्चाई है बता सकते हैं कि भाई अभी मेरा दिमाग सही नहीं है इस स्थिति में, और उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम कल आ जाओ उस दूसरे कोई सही वक्त पे. योर इमेज विल गो अप इन हिज आइज़. तो जो हमारी जो इमेज है वो पेशेंट के आइज़ में ऊंची हो जाएगी. ही विल फील रीएश्योर्ड दैट ही इज़ इन प्रॉपर हैंड्स. और वो एक उसको एश्योरेंस मिल जाएगी पक्का कि वो एक सही हाथों में है. द सेकेंड कोर्स इज़ टू सेंड द पेशेंट बैक with placebo, that is blank pills with the instructions to report on the next day, so that you have the time to study his case with a clear and stable mind. दूसरा और क्या रास्ता हो सकता है सर बता रहे हैं कि पेशेंट को वापस भेज दें हम प्लेसिबो दे के जो कि ब्लैंक पिल्स होते हैं, और उसको ये हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई कल अगले दिन तुम आ जाना, ताकि हमारे पास हमारे हाथ में इस केस को पढ़ने को समझने के लिए टाइम हो क्लियर और स्टेबल माइंड के साथ. द थर्ड ऑप्शन इज़ इन द केस ऑफ द पेशेंट हु इज़ इन अ मोर सीरियस कंडीशन. तो तीसरा ऑप्शन कब हो सकता है, तो ऐसे केस में
जहाँ पे पेशेंट जो बहुत सीरियस कंडीशन में है. If the patient really cannot wait, you can request him to consult someone else. तो अगर वो पेशेंट सच में वेट नहीं कर सकता तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो किसी और को दिखा ले. These 3 norms will never let you down in your practice. तो ये 3 चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो हमारी प्रैक्टिस में हमको नीचे नहीं आना पड़ेगा. So while you have to be mechanical in your approach, you also have to use your intelligence to understand the symptoms of the patient accurately. तो समझ कि मैकेनिकल अप्रोच तो हमको रखना है, तो हमारे पास तो इंटेलिजेंस भी है उस सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उस पेशेंट को एकदम सही तरीके से. तो to conclude, the main criteria is to arrive at the indicated remedy with the help of the tenets of present, predominant and persisting symptoms without any bias or prejudice. That is, without considering its grade as given in the repertory, without keeping in mind whether the remedy is short or deep acting, or without looking at it whether it covers any miasm. तो अभी सर आके क्या बता रहे हैं कि एंड में कंक्लूड करें कि जो मेन जो क्राइटेरिया हमको क्या करना है इंडिकेटेड मेडिसिन रेमेडी तक पहुंचने के लिए, हाँ, जो प्रेजेंट प्रेडोमिनेंट परसिस्टिंग सिम्टम मिल रहा है उसमें हमको कोई बायस नहीं होना है, पहले से कुछ हमारी धारणाएं नहीं रखनी है, मतलब कि हम उसके ग्रेड्स पे ध्यान नहीं देंगे जो रिपर्टरी में दिखते हैं हमको, और हमको ये भी नहीं ध्यान रखना है कि भाई ये मेडिसिन शॉर्ट एक्टिंग होती है या डीप एक्टिंग होती है, और इवन हमको ये भी नहीं ध्यान रखना है कि वो क्या मैज़म कवर करती है. तो ये सब बातों को हमको ध्यान में रखना है. फिर रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबिंग. व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल प्रिस्क्राइबिंग. तो एकदम ऐसी पेशेंट जो सक्सेसफुल हो जाए उसके लिए क्या चाहिए. बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन लेट अस रिकॉल व्हाट इज़ द जॉब इन्वॉल्व इन इट. तो ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले सर बोलता है कि हम ये ध्यान करेंगे कि भाई इसमें क्या जॉब और इसमें काम क्या इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को करने में. द जॉब इज़ टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट इनटू द रूब्रिक्स ऑफ द माइंड, एंड दिस कैन बी डन ओनली इफ़ वी हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द रूब्रिक्स. तो सबसे पहला काम जो क्या हमको ज़रूरी है करना कि पेशेंट जो एक्सप्रेशंस दे रहा है इसको हमको माइंड रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और ये तभी हो सकता है जब हमको रूब्रिक्स का प्रॉपर ज्ञान हो. द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू नो द रूब्रिक्स. तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये रूब्रिक्स को कैसे जाने. द फर्स्ट थिंग दैट इज़ नीडेड is to know the exact dictionary meaning of each word of a rubric with its position in grammar, whether it is a noun, adjective, adverb, etc. तो सबसे पहला चीज़ जो जानने की ज़रूरत है उसका डिक्शनरी, एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग, हर एक वर्ड जो रूब्रिक में है उसका जानना ज़रूरी है, और उसका ग्रामर में क्या पोजीशन है, जैसे कि वो नाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. So as to grasp the precise sense of every word and the rubric as a whole, ताकि हम जो प्रत्येक शब्द जो उस रूब्रिक में है उसका सही सेंस लगा पाएँ और उस पूरे रूब्रिक को एज अ होल सही समझ पाएँ. The second thing is to know every rubric and to keep it in your memory. और दूसरा क्या है कि अब हर एक रूब्रिक को जानना और फिर अपनी याददाश्त में उसको, अपनी मेमोरी में उसको रखना. The third and the most important thing is the expansion of its meaning by drawing broader interpretations and inferences needed to capture the very soul of the rubric. थर्ड सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं सर कि जो मीनिंग को एक्सपैंड करना, उसके ब्रॉडर और विस्तृत उसका अर्थ निकालना, उसके इन्फेरेंस जो ज़रूरी है ताकि वो रूब्रिक की आत्मा को हम पकड़ पाएँ. सो हियर द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट द conversion of the expression into rubrics should not be mechanical but mathematical. तो यहाँ पे सर बताते कि एक पॉइंट तो हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है अपने दिमाग में कि जो एक्सप्रेशंस को रूब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं ये मैकेनिकल नहीं, रैदर मैथमेटिकल होना चाहिए.
In mathematics, we have exact equations like 1 plus 9 equal to 10, 2 plus 8 is equal to 10. तो मैथमेटिक्स में क्या हम बोले कि एग्जैक्ट इक्वेशंस कहते हैं कि 1 और 9 को जोड़े तो 10 आता है, 2 और 8 को जोड़े तो भी 10 आता है. तो इस तरीके का प्रिसीशन होना चाहिए कन्वर्जन में. Likewise, we can have various other equations of 10 और इसी तरह और भी equations 10 के हो सकते हैं. Similarly, we have rubrics like fear, anxiety and anguish. तो उसी तरह हमारे पास जो rubrics हैं वो fear है, anxiety and anguish. We need to know precisely the difference between the very sense conveyed by them. तो हमको बहुत एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये जो 3 वर्ड्स हैं इसका जो सेंस वो कन्वे करता है. Fear is a sort of discomfort aroused by an impending pain, danger or evil which is specific in nature. तो fear एक ऐसे असहज स्थिति है जो कि कोई आने वाला दर्द या कुछ डर या फिर कुछ खतरा या कुछ बुरा जो कि एक स्पेसिफिक नेचर होगा. ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी हो, नहीं पता, उसको पता होगा, वहाँ वो स्पेसिफिक नेचर होगा, तो वहाँ पे फियर है. एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ डिस्कम्फर्ट अराउज्ड बाय एन इम्पेंडिंग पेन, डेंजर और इविल. और एंग्जाइटी जो है ये भी एक सहज स्थिति है जो कि आने वाले दर्द, खतरा और बुराई इसको ही वो उसकी वजह से ही ये आता है. बट इट इज़ नॉट सर्टन और स्पेसिफिक एज इन केस ऑफ फियर. लेकिन ये यहाँ पे जो फीलिंग है वो किसी सर्टेन कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं होता है जैसे कि फियर के केस में होता है. समथिंग इज़ कॉजिंग डिस्कम्फर्ट बिकॉज द पेशेंट डज नॉट नो वॉट इज़ इन स्टोर फॉर हिम. तो कुछ तो ऐसा चीज़ है जो उसको असहजता की स्थिति में, एक डिस्कम्फर्ट की स्थिति में डाल रहा है, क्योंकि ये जो रोगी है इसको नहीं पता है कि आगे उसके लिए क्या है, मतलब क्या है वो, ही इज़ नॉट नोइंग. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेशेंट सेज गॉड नोज व्हेन माय डिजीज़ विल गो. तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो रोगी बोलेगा कि भगवान जाने कि मेरा बीमारी है कहाँ जाएगा. When will it leave me? कब ये मुझे छोड़ेगा. Another example, whenever my husband goes out, I remain uncomfortable till he comes back, as many types of forebodings come to my mind. तो दूसरा एग्जाम्पल सर दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि जब मेरा हस्बैंड बाहर जाता है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल, असहज स्थिति में हो जाते हूँ जब तक कि वो वापस ना आ जाए, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग के जो क्या बोले एक कल्पनाएं उनके दिमाग में आने लगती, मेरे दिमाग में आने लगती है. एंड एंग्विश इज़ अबाउट अ डिस्कम्फर्ट विच वन इज़ एक्सपीरियंसिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. और एंग्विश एक ऐसी असहज डिस्कम्फर्ट की स्थिति है जो वो पेशेंट उस प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी स्थिति में, तो वो हो गया एंग्विश. फॉर एग्ज़ाम्पल अ मदर सेज नथिंग पेन्स मी मच इन दिस वर्ल्ड as the feeling that my son, the product of my own womb, has betrayed me. So एग्ज़ाम्पल के तौर पे एंग्विश का सर बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ इतना दर्द मुझे, जो एक माँ एक वर्जन ऐसा दे रही कि कुछ भी चीज़ ऐसी मुझे इतनी ज़्यादा दर्द नहीं देती इस संसार में जो ये फीलिंग कि मेरा बेटा जो मेरे ही कोख से जन्मा है उसने मुझे धोखा दे दिया है. सो ये एंग्विश के अंदर आएगा, प्रेजेंट स्टेट से कनेक्टेड है. जी पॉइंट, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ मेडिसिन. मेडिसिन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ए पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एक्शन. तो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्शन क्या मतलब क्या है. बी, हाउ टू वेरीफाई दैट योर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज़ करेक्ट. और कैसे हम वेरीफाई करेंगे जो हमने मेडिसिन चुनी वो करेक्ट है. सो सर बताते हैं, इन माई एक्सपीरियंस इफ़ द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज़ करेक्ट इट मस्ट रिएक्ट इन 2 ways. सो सर बता रहे हैं कि सर के एक्सपीरियंस के अनुसार कि अगर मेडिसिन करेक्ट है तो 2 तरीके से रिएक्शन होगी.
दे आर द फर्स्ट एंड द सेकेंड एक्शंस ऑफ द मेडिसिन। तो ये होता है पहला और दूसरा एक्शन उस मेडिसिन का। द फर्स्ट एक्शन मीन्स इमीडिएट और रेदर इंस्टेंट रिलीफ इन द फिजिकल एज वेल एज मेंटल एगनिस। तो पहला एक्शन जो फर्स्ट एक्शन इस मेडिसिन का है वो एकदम तुरंत से, मतलब एकदम इंस्टेंटली आराम मिल जाएगा उसको, फिज़िकल और उसके जो मेंटल तकलीफ़ हो रही है उसमें। द सेकेंड एक्शन इज़ द रिवर्सल ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट्स। और सेकेंड एक्शन में देखेंगे कि जो ओरिजिनल जो उसके तकलीफ़ें थी वो वापस आ गई हैं। The relief under the first action may last for only a few seconds, minutes, hours, or days, and it is sometimes here that we are required to be vigilant because it is the first action that gives the indication that the remedy is right. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो फर्स्ट एक्शन में उसको रिलीफ मिल गया, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है या मिनट्स के लिए हो सकता है या फिर कुछ घंटों दिनों के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो पहला एक्शन है यही हमको इंडिकेट देता है कि ये रेमेडी करेक्ट है हमारी। एंड इफ़ दिस गेट्स मिस्ड फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन and when the patient comes to us, he happens to be under the influence of second action, you will get misled and change the medicine or raise its potency, etc., and the case will take a wrong road from the very beginning. तो सर बता रहे हैं कि अगर ये मिस हो गया, जो स्टार्टिंग इनिशियल इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है, ये मिस हो गया हमारे ऑब्जर्वेशन से, तो पेशेंट जब वापस आएगा तो वो क्या सेकेंड एक्शन, रेमेडी के सेकेंड एक्शन में होगा, तो हम मिसगाइड हो जाएंगे और हम मेडिसिन को चेंज कर देंगे या फिर उसकी जो पोटेंसी है उसको बढ़ा देंगे और जो केस है वो गलती राह पे चल जाएगा शुरुआत से ही। सो द सेकेंड एक्शन इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू द फर्स्ट। तो जो सेकेंड एक्शन जो हमने देखा ये फर्स्ट का एकदम उल्टा है, because the ailments on which the medicine was prescribed come back। क्योंकि जिस बेसिस पे, जिस बीमारी के लिए हमने ये मेडिसिन दी है वो वापस आ जाती है। Here you have to apply your mind whether the return of the complaints is due to the advance of the disease or the curative action of the medicine। So यहाँ पे सर बोले कि हमको अपना दिमाग यहाँ लगाना होगा कि ये जो कंप्लेंट्स वापस से आई है ये क्या जो बीमारी आगे बढ़ रही इसकी वजह से हो रही है या जो दवाई दी है उसकी क्योरेटिव एक्शन की वजह से हुई है, एज पार्ट ऑफ द टोटल क्योरेटिव प्रोसेस, जो कि एक टोटल जो क्योर होने की प्रक्रिया होता है उसका पार्ट होता है ये। टू वेरीफाई दिस, first of all you have to make sure as to what happened to the symptoms of mind on which the medicine was prescribed। तो ये जो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो ये श्योर करना होगा कि जो सिम्टम्स ऑफ माइंड जिसको लेके हमने ये मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया है उसका क्या हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्लियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट योर पेशेंट हैड इन हिज साइक वन ऑफ द रूब्रिक्स इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे सर बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट का जो वो किस रूब्रिक में फॉल कर रहा था, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज़ एनी चेंज इन दिस हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। तो हमें यहाँ पे उससे पूछताछ करके पता करना पड़ेगा कि ये जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड था उसमें कुछ बदलाव हुआ है क्या। यूजुअली द पेशेंट रिपोर्ट्स व्हेन ही इज़ अंडर द सेकेंड एक्शन एंड सेज देयर इज़ नो रिलीफ। ज़्यादातर जब पेशेंट वापस आता है, जब वो सेकेंड एक्शन के अंडर होता है, तो वो यही बताता है कि उसको कुछ आराम नहीं मिला। डोंट टेक हिम ऑन हिज वर्ड्स, तो उसके शब्दों पे नहीं जाना है हमको। यू हैव टू रिमाइंड हिम द लास्ट टाइम व्हेन यू केम टू मी यू वर वीपिंग एंड अनॉयड। तो हमें उसको याद दिलाना है कि पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम रोते हुए और परेशान से आए थे, चिड़चिड़े से आए हुए थे। टुडे यू डोंट सीम टू बी सो, आज आप वैसे नहीं लग रहे हो। Likewise, while on your previous visit you were not walking as easily as on your present।
उसी तरह जब आप पिछली विज़िट में आए थे तो आप आसानी से चल नहीं पा रहे थे, जैसा कि अब आप कर पा रहे हो। This is how we have to educate ourselves as well as the patient about the progress of the case. तो इसी तरीके से हमको अपने खुद को भी हमको एजुकेट करना है और हमको पेशेंट को भी केस की प्रोग्रेस के बारे में उसको एजुकेट करना है। H point, the discipline followed by the second action. तो क्या फॉलो करना है हमको सेकेंड एक्शन के समय? नंबर 1, इट्स ड्यूरेशन। सेकेंड एक्शन का भी अपना कुछ एक रूल है। सो इट्स ड्यूरेशन, फर्स्ट पॉइंट इट्स ड्यूरेशन। द सेकेंड एक्शन फॉलोज अ फिक्स डिसिप्लिन। तो जो सेकेंड एक्शन मिलेगा उसमें हम कुछ फिक्स्ड चीज़ देखेंगे जो हो रही है उसके साथ। It lasts over a fixed period of an odd number of days like 1, 3, 5 and so on. तो हम देखेंगे कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये एक फिक्स समय के लिए जो है ऑड नंबर ऑफ डेज, जैसे 1, 3, 5 ऐसे रहेगा। द मिडल डे इज़ द पीक डे। तो इसमें जो भी टाइम फ्रेम हो उसका जो मिडल डे वो पीक रहा होगा। इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स, रीचेज द पीक एंड देयर आफ्टर डिक्लाइंस। तो वो धीरे धीरे शुरू होता है, फिर पीक पे जाता है और उसके बाद वो कम होने लगता है। इट इज़ मोस्टली ऑन द डे ऑफ द पीक दैट यू विल रिसीव फ़ोन कॉल्स और कॉल बेल्स ऑन योर डोर फ्रॉम योर पेशेंट्स। ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो पीक का दिन होगा उसी समय हमको पेशेंट से फ़ोन कॉल मिलेगा या वो हमारे दरवाजे पे आ जाएगा। You simply have to ask the patient when the reversal of his complaints has started. तो हमको सिर्फ उससे पेशेंट से पूछना है कि भाई ये तुम्हारी ये जो कंप्लेंट्स है वापस से कब से शुरू हुआ। Since in most of the cases the return of the ailment lasts for 5 days, the patient replies, Sir, it is the 3rd day today. तो ज़्यादातर केसेस में जो एलिमेंट्स जो रिटर्न आती है वो 5 दिनों तक रहती है। तो पेशेंट बोलता है कि सर आज का दिन जो है तीसरा दिन है जो ये बढ़ा हुआ है उसका तकलीफ़। यू सिंपली हैव टू टेल हिम टू वेट फॉर अ फ्यू आवर्स एंड देयर आफ्टर द पेन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो हमें सिर्फ उसको ये बताना है कि भाई कुछ घंटों के लिए तुम वेट करो, उसके बाद पेन कम होने लगेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस the patients cooperate, and when the next morning they find the things happening the way they were told, their faith in you gets deeper. तो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें जो पेशेंट है वो सहयोग करते हैं और जो अगले मॉर्निंग रहते हैं वो उन्हें देखते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं वो जैसा बताया डॉक्टर ने वैसा ही हो रहा है। तो जो विश्वास है डॉक्टर में पेशेंट का वो बढ़ जाता है। But in certain other cases, the patient does not agree and insists that he should be given a medicine. लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि पेशेंट तैयार नहीं होता है इसके लिए और वो जोर देता है कि उसको कुछ तो दवाई दी जाए। Such a patient is to be tackled with placebo. तो वैसे पेशेंट को हमको प्लेसिबो दे के संभालना है। In such cases, what I generally do is that I keep ready certain packets of placebo with cross marks, that is of single, double and triple crosses etc. सर बता रहे कि जहाँ पे ऐसे केसेस में जो सहयोग नहीं देते, वेट नहीं कर पाते पेशेंट, तो वो सर ऑलरेडी उनके लिए पैकेट्स प्लेसिबो के रेडी करते हैं जिन पे क्रॉस मार्क डाला होता है, किसी में सिंगल, किसी में डबल, किसी में ट्रिपल, ऐसे ही। And give it to the patient, telling him to keep them in reserve. Before taking any of them, wait as long as you can. So, पेशेंट को जब ये पेशेंट को देते हैं तो सर बताते हैं कि भाई इसको अपने पास स्टोर के तौर पे रखो। जब इसको लेने से पहले जितना आप इंतज़ार कर सकते हो उतना इंतज़ार करो। टेक ओनली इफ़ यू फील यू कैन बियर द एगनी नो मोर। इसको तभी ले लो जब आपको लगे कि ये तकलीफ़ को और ज़्यादा सह नहीं सकते हो। प्रेफरेबली इट इज़ बेटर इफ़ यू अवॉइड टेकिंग द एक्स्ट्रा डोजेज बिकॉज इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ योर क्योर। आगे सर बता रहे हैं कि ये सही रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा कि तुम जो एक्स्ट्रा डोजेज लेने को अवॉइड करो, क्योंकि ये जो क्योर का जो
प्रोसेस है उसको उसमें रुकावट डालेगा। दिस इज़ जस्ट अ स्केयर टू मैनेज द पेशेंट साइकोलॉजिकली। तो ये एक पेशेंट को मैनेज करने के, स्केयर करने के लिए सर ये ट्रिक अपनाते हैं। फिर थर्ड है डिस्चार्जेस ऑफ द टॉक्सिक मैटर। The other thing that is expected from the process of second action is the discharges that may take place from the 5 natural outlets: nose, mouth, anus, urethra, etc. तो दूसरा थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड एक्शन से वो है डिस्चार्जेस के रूप में, जो किसी भी नेचुरल जो 5 ऑरिफाइसेस है उससे हो सकता है। दिस मीन्स इफ़ द डिपोजिट्स ऑफ द टॉक्सिन्स आर इन द हेड, द नोज इज इट्स नेचुरल आउटलेट। इसका मतलब हो गया कि अगर जो टॉक्सिन्स जो डिपॉजिट हो, जो ये सब हमने फर्स्ट और सेकेंड जो सीरीज़ था उसमें ये सब पढ़ा है, तो इसमें जो है अगर टॉक्सिन्स लगे कि हेड में डिपॉजिट है तो ये जो उसका नेचुरल आउटलेट जो होगा वो नोज़ होगा। इफ़ दे आर इन द लीवर और इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्टमक, देयर एग्जिट इज़ माउथ। और अगर ये टॉक्सिन्स जो कहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, लीवर में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर पेट में, तो इसका एग्जिट जो होगा वो एलिमिनेशन का माउथ होगा। एंड इफ़ द टॉक्सिन्स आर इन द इंटेस्टाइन, they have to discharge through anus, and if they are in the urinary tract, they find an outlet through penis, and if under the skin, they come up in the form of some sort of skin eruptions. तो आगे से बता रहे हैं कि जो पार्ट में टॉक्सिन स्टोर है उसका आउटलेट उसी आधार पे डिसाइड होगा। तो अगर बोलें कि अगर टॉक्सिन्स जो है वो इंटेस्टाइन्स में है तो डिस्चार्ज एनस के थ्रू होगा। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ टॉक्सिन्स है, तो पेनिस के थ्रू होगा। और अगर स्किन में कुछ है टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड तो स्किन एरप्शंस के फॉर्म में वो आएगा। एट दिस पॉइंट ओके, थर्ड पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ द क्यूरेटिव प्रोसेस। सो आई थिंक सो इसको मैं पूरा कर ही देती हूँ। ओके, so functioning of the curative process. So at this point let me state that these phases are the signals of the curative process. तो इस पॉइंट पे सर ये बता देना चाहते हैं कि ये जो फेजेस आ रहे हैं ये सिग्नल दे रहे हैं कि प्रोसेस जो है क्यूरेटिव चल रहा है। Each phase will be lesser in intensity, duration and frequency than the previous one, and they keep recurring till the body is finally cured. तो हर एक जो फेज़ आएगा वो कम इंटेंसिटी का आएगा, ड्यूरेशन भी कम होगा और उसको जो फ्रिक्वेंसी है वो भी रिड्यूस होगी जो पहले आई सी उससे, और वो रिकरिंग तब तक होते रहेगा जब तक बॉडी फुली क्योर ना हो जाए। दिस प्रोसेस में लास्ट फॉर सम वीक्स, मंथ और ईयर्स। तो ये जो प्रोसेस है वो कुछ सप्ताह के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए भी चल सकता है। It is to be kept in mind that the first action is the permanent and the second is the temporary. तो हमको ये दिमाग में ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एक्शन जो था यही परमानेंट है और सेकेंड एक्शन जो हो रहा है ये टेम्परेरी, ये विद टाइम चला जाएगा। द फर्स्ट एक्शन इज़ द फीलिंग ऑफ वेलबिंग। तो पहला जो फर्स्ट एक्शन हुआ था उसमें हमने देखा कि वो उसको अच्छा लगा, वो उसके कंप्लेंट्स में रिड्यूस हो गया था, तो ये वेलबिंग की फीलिंग आती है उसको। It is permanent, and the second action which is a feeling of return of agony is temporary. तो फर्स्ट एक्शन जो वेलबिंग का है, जो फीलिंग आता है वो परमानेंट है, और जो सेकेंड एक्शन में जिसमें ऐसा लगता है कि वापस से उसकी जो सारी तकलीफ़ें वापस आ गई है, तो ये एक टेम्परेरी होता है फेज़। दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एक्शन ऑफ द मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेनेंट्स ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट बता रहे हैं जो क्लासिकल होम्योपैथी के थ्रू प्रिस्क्राइब की जाती है और हमको जो ऑब्जर्व करना होता है, ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। देयर द फर्स्ट एक्शन इज एग्रीवेशन दैट इज़ पेनफुल एंड इज़ कॉल्ड टेम्परेरी विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय रिलीफ द परमानेंट एक्शन। तो वहाँ उल्टा कैसे है कि वहाँ पे पहला एक्शन जो है हम एग्रीवेशन का देखते हैं,
ऐसे ही बताया जाता था, जो कि पेनफुल होगा और इसको टेम्परेरी माना जाता है, और फिर उसके बाद रिलीफ आएगा जो कि परमानेंट माना जाता है। इन रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी इट इज़ रिलीफ फर्स्ट, होप एंड देन द एग्रेवेशन। तो रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी में ऐसा माना जा रहा है कि आराम पहले होगा, मतलब आशा पहले होगी, एंड देन एग्रेवेशन, उसके बाद एग्रेवेशन आएगा। Since the intensity, duration and frequency of the second and temporary action is on decline day by day, the first action, that is relief, is gradually eliminating the second, leading towards the ultimate goal of health, that is complete cure. तो क्योंकि जो इंटेंसिटी है, जो कितनी देर तक, कितने दिनों तक हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, जो सेकेंड एक्शन हो रहा है वो टेम्परेरी एक्शन है और वो डिक्लाइन है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डे बाय डे वो कम होते जा रहा है। और जो फर्स्ट एक्शन है जो कि रिलीफ है, वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, एलिमिनेशन कर रहा है, और वही एलिमिनेशन जो है सेकेंड हम ले रहे हैं, और ये फिर सेकेंडरी जो एक्शन ये चल रहा है, ये अल्टीमेट हमारे को हेल्थ में, पेशेंट को हेल्थ में लाने में हेल्प कर रहा है। फोर्थ है साइन ऑफ परफेक्ट हेल्थ। एज अ रूल इन हेल्थ, these discharges should take place periodically or over a period of time with the same discipline as stated above, that is in phases of odd number of days without any psychological and anatomical alterations and with a general feeling of well-being। तो एज अ रूल बता रहे हैं कि जो हेल्थ है में है, क्या ये डिस्चार्जेस पीरियड में होना चाहिए, पीरियडिकली होते रहना चाहिए, कुछ एक डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए उसमें, जैसे कि नंबर ऑफ़ डेज़ के आधार पे, तो ऑड नंबर ऑफ़ डेज़ होगा, जिसमें कि साइकोलॉजिकल या एनाटॉमिकल कोई भी बदलाव हमको नहीं मिलेगा, एक जनरल फीलिंग वेलबींग का रहेगा इस फेज़ के दौरान भी। In natural health, the body is expected to keep itself in perfect order by following the rules as stated above। तो natural health अगर है, तो नेचुरल हेल्थ अगर है तो बॉडी से ये हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपने को परफेक्ट ऑर्डर में रखेगा, ये रूल्स को फॉलो करके। कौन सा ऑर्ड वाला जो ऊपर बताया है वो। सो अभी नेक्स्ट है, हम पेज नंबर 12 का है, तो हम नेक्स्ट कल करेंगे। ओके, व्हाट डज दिस चेंज ऑफ नॉर्म्स ब्रिंग टू अस, लंबा जाएगा तो इसको हम कल करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑन दिस जर्नी। थैंक यू। वैसे तो देखिए बेलाडोना शुरू हो रहा है आगे, तो हाँ। 2 ही पन्ने हैं, आप चाहे तो फिनिश कर सकती हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं मैम, कल ही करेंगे, वो बेलाडोना ज़्यादा हो जाएगा, कल कर ठीक लेंगे। है, हाँ, है ना, फिर बेलाडोना पे आ ही जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। Okay, so what is there in rediscovery of homeopathy history, sir, is